ये 2022 री एग्जाम है बेटे जो हमने डिस्कस करना है, लिख देता हूं जी। हाँ आइए देखिए, टेंजेंस बुदित, थैंक यू। आइए देखिए आज का काम, आइडेंटिफाई द फंक्शन विच रिप्रेजेंट्स अ नॉन पीरियोडिक मोशन। बेटा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, दो एसएचएम्स का सुपरपोजिशन एसएचएम होता है। एसएचएम की इक्वेशन होती है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो सेकंड वाला एसएचएम, थर्ड वाला सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम एसएचएम, फोर्थ वाला एसएचएम ई की पावर माइनस ओमेगा टी। ऐसा ग्राफ आता है, ये एसएचएम नहीं है। अगला, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन ईएम वेव इज गिवन बाय दिस एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड E by B equal to C, E by B equal to C, E cross B parallel to C, E and B are always in same phase, E and B are always in same phase. Energy is equally divided in electric field and magnetic field. E, B, C all are mutually perpendicular, E cross B parallel to C, E by B equal to C, E and B are always in same phase. तो cos cos ढूंढो कहां कहां है, दो जगह पे है, पर ये J कैप में है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बेटा, अच्छा वेलोसिटी किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस में है, वेलोसिटी एक्स एक्सिस में। आइए देखिए बेटा कितना मुश्किल क्वेश्चन है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, और मैग्नेटिक फील्ड है वाई एक्सिस में J कैप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में आएगी, Z एक्सिस में, मतलब K कैप वाला आंसर होना चाहिए। और बेटा मेरे को कॉस में चाहिए सेम चीज, कॉस में मिल रहे हैं दो ऑप्शन, पहला और चौथा, पहला और चौथा, और इसके बाद बेटा मेरे को मिल रहा है कौन सा, फोर्थ वाला ऑप्शन सही, क्योंकि K कैप में चाहिए। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। कह रहे द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ जीनर डायोड। अगर सिली मिस्टेक से बचना चाहते हैं, जब भी इनकरेक्ट आए तो इनकरेक्ट को अंडरलाइन करें, क्वेश्चन को ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट कर दें। पहला ऑप्शन, वैसे तो यार ये ज्यादा अच्छा बाकी टीचर्स ही बता पाएंगे जो पढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर। जीनर वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट एट ब्रेकडाउन, यस, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम आता है, रिवर्स बायस पे वर्क करता है। ये जीनर डायोड जब बनाया जाता है, एक मिनट, जीनर डायोड जब बनाया जाता है, जीनर डायोड जब बनाया जाता है तो बेटा इस तरीके से बनाया जाता है कि हैविली डोप्ड होता है। कल ही बेटा एक पेपर में मैं डिस्कस कर रहा था, डोपिंग ज्यादा होने से क्या होता है और डोपिंग कम होने से क्या होता है। डोपिंग ज्यादा होगी तो होल्स और एन कंसंट्रेशन जो कि ज्यादा होगी, जब एन टाइप वाले में से पी टाइप वाले के होल्स को ऑक्यूपाई करेंगे, पास में अगर ज्यादा होंगे तो जल्दी ऑक्यूपाई कर लेंगे, डिप्लीशन लेयर थिन बनती है। थिन किस में बनती है, जीनर में। थिन किस में बनती है, जीनर में। थिक किस में बनती है, एवलांश में। तो बेटा मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से, जीनर डायोड में क्या होता है, जो डोपिंग होती है ज्यादा होती है, रिवर्स बायस में वर्क करता है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करता है, और डिप्लीशन लेयर थिन होती है। इट इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस, यस। डिप्लीशन लेयर इज वाइड, नो। P and N regions of Zener are heavily doped, yes। अब सोच लो, अगर heavily doped, अगर देखो चलो मैं कह रहा हूं कि आपको नहीं मालूम है, आपको Zener डायोड के बारे में कुछ याद नहीं है। अभी पिछला ही पेपर था, 18 का पेपर या 17 का पेपर, जो भी मैंने डिस्कस किया था, जिसमें यह आया था कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज डेवलप होती है, जो पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप होता है पीएन जंक्शन के क्रॉस, वो कितना होता है। तो मैंने कहा था सेमीकंडक्टर कौन सा है इस पे डिपेंड करेगा। याद करें आप मेरी बात, मैं कह रहा हूं मेरे को जीनर के बारे में कुछ याद नहीं है। मेरे को यह भी नहीं याद है हेवीली डोप्ड है, मेरे को यह भी नहीं याद है लाइटली डोप्ड है, मेरे को बिल्कुल नहीं याद है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये P है और ये N है, तो यहां होल्स होते हैं और यहां इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो जो होल्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, रैंडम मोशन के कारण इधर पहुंचेंगे, वो इसको ऑक्यूपाई करेंगे, ये नेगेटिव बनता जाएगा, ये पॉजिटिव बनता जाएगा। एक लिमिट के बाद ये इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये वापस भगा देगा पॉजिटिव का, चल वापस चल निकल।
पतली गली से निकल। टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होगी, निकल के पहुंच सकता है, तो डिप्लीशन लेयर थोड़ी सी वाइड हो सकती है। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो निकल के पहुंच सकता है। कब ज्यादा होगी? अब टेम्परेचर ज्यादा, पर वही टेम्परेचर पे किसी में पहुंच जाएगा, किसी में नहीं पहुंच पाए, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है मटेरियल में, इलेक्ट्रॉन के भागने के फ्लो को अपोजिशन जो है वो अलग अलग है। जिसमें रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसमें नहीं पहुंच पाएगा, जिसमें रेजिस्टिविटी कम होगी उसमें पहुंच जाएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए अलग अलग आएगी वैल्यू, ये कहना चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि जिसमें मोबिलिटी ज्यादा आराम से वो पहुंच जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पास वही वेलोसिटी है। दोनों केस में जिसमें रेजिस्टिविटी कम है उसमें पहुंच जाएगा। तो डिप्लीशन लेयर जो बननी है उसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप जो डेवलप होना है वो इस पे डिपेंड करेगा कौन सा सेमीकंडक्टर है, डोपिंग कितनी मात्रा में करी गई है। अगर डोपिंग ज्यादा होगी तो होल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, एन वाला ये पास वाले ऑक्यूपाई कर लेगा और यहां पर डिप्लीशन लेयर थिन बन जाएगी। तो बेटा या तो अगर देखो, अगर कह रहे हैं हैवीली डोप्ड, अगर ये सही है तो डिप्लीशन लेयर थिन होना चाहिए, वाइड तो हो ही नहीं सकता। कहानी तब भी सॉल्व हो जाती। चलिए इसके बाद कह रहे हैं सेल ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 connected to a 7.5 ohm external resistance, the terminal potential difference of the cell is। बेटा देखो, आप मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। कह रहे हैं 4 वोल्ट का सेल है, 0.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, 7.5 ओम का लोड रेजिस्टेंस है, 4/8 करंट आ गया हाफ। अब E माइनस आई आर निकालो, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो या इसके क्रॉस। क्या ये पहली बार देखी हुई बात है? हाँ, ये कैलकुलेशन पहली बार आई। क्या ये सिखाई हुई है या नहीं? बेटा सच कह रहा हूं, पिछले साल वाले बच्चे भी बैठे हैं, क्या ये एक बार सिखाई हुई बात है कि पोटेंशियल ड्रॉप अगर मैंने कहा था अगर बैटरी के क्रॉस निकालना तो E माइनस आई आर से टाइम वेस्ट होगा। आप E अपॉन आर प्लस कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर कर लो, आई आर से निकाल लो, ज्यादा आसान है। बता रखी ये बात? यस। पेपर का आप लेवल देखते चले जाएं। इन एन एसी सर्किट, बेटा ढक्कन खोल देना, द करंट थ्रू द कैपेसिटर लीड्स द वोल्टेज। एसी सर्किट में कैपेसिटर में, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है, कैपेसिटर में लैग करती है। कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करती है, करंट क्या करेगा? लीड करेगा। क्या दो आगे यार? तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है इनकरेक्ट है? In the light of above statement, choose the most appropriate answer from the options given। कह रहे in AC circuit containing pure capacitance only, phase difference between current and voltage is pi। अबे ढक्कन pi by 2 होता है। कितना होता है? स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। मैं कह रहा हूं पहली बार देखो या दूसरी बार देखो, पेपर आसान है। पर आपको आपका पेपर मुश्किल लगा था जब आपने दिया था, क्योंकि ना आपने वहां एग्जाम में बैठ के दिया था। आज ये पेपर का लेवल वही है जैसे आप एफएसटीज देते हैं। ये 1 है, 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 ये 1 है। अरे भाई इसके क्रॉस अगर आर आ रहा है तो इसके क्रॉस भी आर आएगा। 1 है, 1 है, 1 है, और अगर इसके क्रॉस अगर आर आना है तो एक इंफिनिटी में से एक हटा भी दे तो भी आर, क्योंकि इन्फिनाइट तक ये लूप चल रहा है। अब क्या देख, आर इंटू 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इसके क्रॉस भी आ रहेगा। तो आर अपॉन आर प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू आर। क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपको लगे कि आंसर कैसा आना चाहिए तो 1 और 1 2 तो हो गया, 2 के साथ कुछ क्या है? सीरीज में है जी। आंसर किस टाइप का आना चाहिए? 2 के साथ कुछ सीरीज में है, 2 के साथ कुछ। तो अब 1 और आर अगर सीरीज में, 1 और आर अगर पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट क्या आएगा? 1 से भी कम। तो आंसर 2 से 3 के बीच में आएगा, आंसर 2 से 3 के बीच में आएगा। अब अगर आंसर 2 से 3 के बीच में आना, मेरे प्यारे बच्चों, अर्केशा भट्टपुत्र, आंसर 2 से 3 के बीच में, तो आर जो है ये 2 से 3 के बीच का है। आर जो है वो किससे किसके बीच का है? 2 से 3 के बीच का है ना। तो 2 से 3 के बीच का देख लो। अब अगर ये 2 से 3 के बीच का है, जैसे मान लो ये सपोज करो 2 है, तो 2/3 प्लस 2 2.67, और अगर 3 ले लूंगा तो 3/4
0.3 और 3/3, 3/4 हो जाएगा 0.75, तो 2.75, तो 2.67 से 2.75 के बीच का आंसर है। मैं नहीं कह रहा हूं आंसर क्या है, मेरे को नहीं मालूम आंसर क्या है, पर मैं इतना तो सोच सकता हूं ना, अबे 1 1 तो 2 हो ही गया, अब साथ में कुछ है, अब 1 के साथ अगर कुछ है तो इक्विवेलेंट जो आएगा 1 से कम ही आएगा, तो आंसर 2 से बड़ा आएगा और 3 से छोटा आएगा, आंसर 2 से बड़ा आएगा और 3 से छोटा आएगा। मैं कह रहा हूं अगर ये 2 होगा तो ये क्या बन जाएगा 2/3, इनका इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा 2/3 का 0.66, तो 2.66 आंसर हो गया। और अगर ये 3 हुआ तो क्या बन जाएगा 3/4 0.75, तो 2.75, आंसर 2.66 से 2.75 के बीच का है। मैं ये नहीं कह रहा हूं क्वाड्रेटिक में सॉल्व कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, मेरे को एक्चुअल मेथड याद है या नहीं याद है, मैं तो कह रहा हूं कि मेरे को अगर ऑप्शन भी चूज करना हो तो 2 से 3 के बीच में देखो पहले कौन सा आ रहा है, पहला ऑप्शन 2 बक, दूसरा 2.414 बक, तीसरा समझ आ गया 2.414 को बक क्यों कह रहा हूं, अब ये तो 2.66 से तो बड़ा ही आएगा ना यार, क्या बात करता है यार। अगला 2.732, हाँ, और √5 क्या होता है 2.24, 3 से बड़ा हो गया, हट। आइए, कह रहे हैं अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन बाय अ प्लेयर, और बेटा अगर आपको पूरा सॉल्व करना हो कि तमीज से करना हो तो बेटा जब भी इन्फिनाइट लेडर प्रॉब्लम आती है तो किया क्या जाता है, इन्फिनिटी में से अगर एक लेडर हटा भी दोगे, अगर इसके अबाउट इक्विवेलेंट आ रहे तो इसके अबाउट इसको हटा दोगे तो भी आर बनेगा, तो r इंटू 1/r+1 +1+1 इज इक्वल टू आर, इसके अबाउट अगर r है तो इसके अबाउट आगे का भी r होगा, बस ये यूज करते, कह दो आ गया। अगला क्वेश्चन, a cricket ball is thrown by a player at a speed of 20 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal, maximum height attained। अबे 20 वेलोसिटी है, कितनी वेलोसिटी है 20 वेलोसिटी, ऊपर को कितनी हो गई कंपोनेंट 20 sin 30 10, कितना हो गया 10 है, कितनी देर बाद जीरो हो जाएगी ऊपर का डायरेक्शन वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी देर बाद जीरो हो जाएगी 1 सेकंड बाद, कितने टाइम बाद 1 सेकंड बाद। अबे कोई तो हाँ ना बोल दो यार, आवाज बहुत अजीब आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, हेलो हेलो, सही आ रही है, हाँ बीच बीच में कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, एक सेकंड बस एक सेकंड, जी हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, हेलो 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 हेलो, बेटा देखना आवाज बढ़ रही है क्या, बढ़ी क्या बड़ी, जी, तो देखिए बेटा बात सुनिए ध्यान से, क्या हो गया बेकार हो गई, तेज हुई या बेकार हुई, हेलो हेलो, बेटा अभी ना चलने देते हैं यार, बहुत टाइम खराब हो रहा है, जी बेटा बात सुने, एक्चुअली ना वो गला भी थोड़ा सा गड़बड़ होने ही लग गया, चलिए देखिए, तो 20 sin 30 कितना आ गया 10, कितना आ गया बेटा 10, एक सेकंड बाद मैक्सिमम हाइट पे आ जाएगा, तो एक सेकंड बाद मैक्सिमम हाइट पे 10 वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन बाद में जीरो हो जाएगी, तो एवरेज क्या हो गई 5 5 इंटू 1, मैक्सिमम हाइट क्या आ जाएगी 5, और बेटा वैसे मैक्सिमम हाइट क्या होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाय जी, और मैक्सिमम हाइट होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी, और रेंज होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। बेटा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो बेटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाय जी, है ना, रेंज होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और मैक्सिमम हाइट होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी। निशा भट्ट भी आई आज, चलिए आई देखिए, थैंक यू। तो बेटा ये थी, अच्छा इसके बाद कह रहे हैं कॉयल है जिसमें 1000 टर्न्स हैं, रेडियस दे रखा है, कह रहे हैं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, बेटा कॉयल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है म्यू नॉट आई बाई 2 आर, और एन टर्न्स होंगे तो म्यू नॉट आई एन बाई 2 आर। भाई क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरे साथ सुबह सुबह, चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं एक इंडक्टर है, क्या कह रहे हैं एक इंडक्टर है,
कह रहे एसी सोर्स में इंपिडेंस क्या आएगा और डीसी में क्या आएगा। डीसी के साथ तो इंडक्टर का पोजीशन कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है बेटा, इंडक्टर अपोज तब करता है तेजस्वी जब क्या होता है बेटा, फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ आता है, तो अपोज करता है। और डीसी में क्या होता है, कांस्टेंट ईएमएफ होता है, तो कोई चेंज इन फ्लक्स नहीं आएगा। अपोजिशन क्या आ जाएगा, 0। अपोजिशन क्या आ जाएगा संदीप, 0। संदीप भी आया है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है क्लास में मेरे को। अंकित सरूनिया तो मेरे को ऐसा लग रहा है सुपरस्टार है, कभी कभी आते हैं। हाँ ये देखिए जी। इसके बाद बेटा अच्छा और इंडक्टर में बेटा मतलब एक तो आंसर 0 आना है और दूसरा क्या आना है, ओमेगा एल। क्या आना है बेटा, इंडक्टर का जो इंपिडेंस होता है बेटा वो क्या होता है बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस कह रहे हैं वो क्या होता है, एक्सएल। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ एल। अब देखो 2 एफ करूंगा तो 100 हो गया, तो एक 2 आ रहा है और एक पाई भी आ रहा है, तो 6.28 तो बन ही जाएगा और बाकी 10 की पावर निकाल लेंगे, 0.628 आंसर आ जा रहा है। ठीक है, इसके बाद बेटा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको इस पे की क्या नाम है, आपको क्वेश्चन दिया गया इसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो पे। अब ऐसा लग रहा है 2022 में क्वेश्चन आया है और 2019 में भी सेम आया था। रेनबो का क्वेश्चन 2022 में आया है, लग तो रहा है कि 19 में भी सेम क्वेश्चन आया था। अगर किसी ने मेरी वीडियो देखी होगी तो बड़ी कलाकारी करके वीडियो बना के डाली गई थी, जो पिछले साल वाले बच्चों ने होंगे उन्होंने देखी होगी शायद। बेटा देखिए मैं आपको वैसे बता देता हूं, जब भी अगर क्वेश्चन आता है तो इस पे क्या क्या बातें आती हैं। बेटा 2 तरीके के रेनबो होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। होता क्या है, यहां होता है सन सन मिस्टर गोल्डन सन, और यहां होता है आदमी मतलब इट में बी औरत, और यहां होती है पानी की बूंदें हवा में टिकी हुई। अब क्या होता है, यहां से लाइट आती है, यहां से लाइट आती है, जी जी, हेलो हेलो, हाँ जी। देखिए मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, बेटा बातचीत नहीं करेंगे आपस में प्लीज। बेटा देखो मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि जो लाइट आती है वो यहां से आ रही है, सन से आ रही है, यहां पे आती है, फिर ये बेंड करती है नॉर्मल की तरफ, और जो अलग अलग लाइट की जो बेंडिंग होगी वो अलग अलग होगी, अलग अलग कलर की बेंडिंग अलग अलग होगी। तो प्रोसेस कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं अगर कोई पूछेगा तो एक होता है, एक क्या होता है, रिफ्रैक्शन, फिर क्या हुआ डिस्पर्जन, फिर क्या हुआ, और फिर क्या हुआ यहां पे टीआईआर, फिर क्या हुआ यहां पे। तो बेटा क्या हो रहा है, डिस्पर्जन टीआईआर मतलब रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन टीआईआर रिफ्रैक्शन, लग रहा है ये प्रोसेस है। देखिए बेटा ये इन जनरल ना एक बड़ी कॉमन गलती होती है जो रेनबो के बारे में बच्चों को मालूम होती है, जो मैंने बोल दी अभी आपके सामने। जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इट कैन नेवर बी टीआईआर, कभी भी वो टीआईआर हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि लाइट आई। बेटा अगर ये पानी की बूंद के अंदर गई है, अगर ये पानी की बूंद के अंदर गई है, ये एंगल जो भी है नॉर्मल से, ये एंगल वही है, अब यहां पर भी वही एंगल बनेगा क्योंकि दोनों रेडियस है। तो बेटा अगर ये क्रिटिकल नहीं 90 पे आती तो थीटा सी पे अंदर आती, तो अगर ये क्रिटिकल है ही नहीं, ये अगर क्रिटिकल से कम है 90 पे थीटा सी बनता, और उससे बड़े एंगल को बोलते हैं टीआईआर होने की कंडीशन। तो ये क्रिटिकल है ही नहीं, तो क्या यहां टीआईआर हो रहा है, पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है, खाली रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको हम नहीं कह सकते। क्या ये बात समझ में आ गई। तो कोई कहेगा रेनबो वाले प्रोसेस में जो रिफ्लेक्शन होता है वो पार्शियल रिफ्लेक्शन है या टीआईआर है, वो पार्शियल रिफ्लेक्शन है, वो टीआईआर नहीं है। तो बेटा प्रोसेस क्या क्या बोलेंगे, पहला रिफ्रैक्शन, और फिर क्या हुआ डिस्पर्जन, फिर क्या हुआ डिस्पर्जन, फिर क्या हुआ रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्लेक्शन, टीआईआर हो ही नहीं सकता। और फिर क्या होगा, फिर इधर आएगा, फिर से रिफ्रैक्शन हो जाएगा, फिर रिफ्रैक्शन और बाहर। तो बच्चों बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, बेटा 2 रेनबो होते हैं, एक में क्या होता है एक रिफ्लेक्शन के बाद आ जाता है, एक 2 रिफ्लेक्शन के बाद आता है, एक रिफ्लेक्शन के बाद आता है, एक 2 रिफ्लेक्शन के बाद आता है। और जो प्राइमरी रेनबो है, कौन सा रेनबो,
प्राइमरी रेनबो में एक रिफ्लेक्शन होते हैं, दो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, रिफ्रैक्शन तो दो ही होने। और जो सेकेंडरी रेनबो होता है, जो सेकेंडरी रेनबो होता है उसमें क्या होते हैं, दो रिफ्लेक्शन होते हैं और दो रिफ्रैक्शन होते हैं। प्लीज मेरी बात सुन लो ध्यान से बेटा, जो जो बोले जा रहा हूं वो याद होता जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। जो जो चीजें चाहिए सारी याद करा रहा हूं। प्राइमरी रेनबो जो है, प्राइमरी रेनबो में बेटा क्या है, प्राइमरी रेनबो में दो रिफ्रैक्शन है, एक रिफ्लेक्शन है। सूरज, आदमी, पानी की बूंदें। आदमी की बैक जो है वो सूरज की तरफ है, आदमी का फेस जो है वो सूरज से अपोजिट डायरेक्शन में बूंदों की तरफ है। आप जब भी अगर रिफ्लेक्शन देखना है तो आपकी बैक सूरज की तरफ होगी। आप कभी भी गौर करिए, जब भी आपने देखा, अगर इधर से देखें तो उसकी लाइट ही बहुत जोर से आएगी, तो उसके जो पानी की बूंदों से आ रही है वो तो उसके सामने फीकी पड़ जाएगी, दिखाई नहीं देगा। जब भी दिखाई देगा रेनबो तो आपकी बैक सन की तरफ होती है। तो क्या होता है बेटा, सन, आदमी, पानी की बूंदे। और प्राइमरी रेनबो में होता क्या है, जो रेड होता है वो ऊपर दिखता है और वॉयलेट नीचे दिखता है। बड़ा सिंपल है, प्राइमरी, प्राइमरी में पी के पास में आर है, प्राइमरी में पी के पास में आर, रेड वाला ऊपर दिखता है। कौन सा ऊपर दिखता है, प्राइमरी, पी आर, आर वाला ऊपर दिखता है। कौन सा ऊपर दिखता है, प्राइमरी में पी के बाद क्या आता है, आर। प्राइमरी में क्या आता है, आर। लिख ले बेटा, कौन सा ऊपर दिखता है, कोई पूछेगा प्राइमरी में तो क्या बोलेंगे, रेड वाला। कौन सा ऊपर दिखता है और कितना ऊपर दिखता है, खाली 2 डिग्री का फर्क होता है, खाली 2 डिग्री। वॉयलेट वाला 40 डिग्री पे होता है, सॉरी, वॉयलेट वाला 40 डिग्री पे होता है और रेड वाला 42 पे होता है। वॉयलेट वाला 40 पे होता है और रेड वाला 42 पे, थोड़ा सा ही ऊपर, बस थोड़ा सा ही ऊपर होता है। कितना ऊपर होता है, बहुत थोड़ा सा ही फर्क होता है। तो प्राइमरी वाला जो रेनबो है, प्राइमरी में पी के पास में क्या रहा है, आर, तो रेड वाला ऊपर होता है। सेकेंडरी, सेकेंडरी एस टी यू वी, वी, सेकेंडरी में एस के पास में क्या होता है, वी, वॉयलेट वाला ऊपर होता है। प्राइमरी में, प्राइमरी में 2 डिग्री का फर्क आता है, 40 और 42। रेड वाला 42 डिग्री पे होता है और वॉयलेट वाला 40 डिग्री पे। रेड वाला 42 पे होता है और वॉयलेट वाला 40 पे। और सेकेंडरी वाले में एस के पास में क्या था, वी, एस टी यू वी, एस के पास में क्या था, वी, वॉयलेट वाला ऊपर होता है। और कितने का फर्क आता है, V3 का 50 और 53। रेड वाला 50 पे होता है और वॉयलेट वाला 53 पे होता है, 53 पे होता है, 50 और 53। इसके अलावा कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, जितना कुछ चाहिए था रेनबो के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन, 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन, 2 रिफ्रैक्शन, और जैसे ही रिफ्रैक्शन हुआ तो अलग अलग के लिए म्यू, अलग अलग कलर के लिए म्यू अलग अलग होता है, तो डिस्पर्जन तो हो ही गया। क्या तो आ गया समझ में यार? तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जरा जल्दी बताएं। प्राइमरी रेनबो इज ड्यू टू डबल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अबे पागल, एक इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। प्राइमरी रेनबो इज ड्यू टू डबल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इज फॉर्म्ड अबव सेकेंडरी। नहीं नहीं बेटा, सेकेंडरी ऊपर आता है। प्राइमरी रेनबो इज ड्यू टू डबल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इज फॉर्म्ड बिलो सेकेंडरी। सेकेंडरी रेनबो इज ड्यू टू डबल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इज फॉर्म्ड अबव प्राइमरी। यस भाई, समझ में आ गया या नहीं आ गया? सेकेंडरी रेनबो में कितने रिफ्लेक्शन होते हैं बेटा? 2। सेकेंडरी रेनबो में कितने रिफ्लेक्शन होते हैं? यार ये आवाज फिर फट गई। सेकेंडरी रेनबो में कितने रिफ्लेक्शन होते हैं बच्चों? 2। अरे बेटा कोई तो बोल दो आगे यार। तो सेकेंडरी रेनबो में 2 रिफ्लेक्शन होते हैं। कितने रिफ्लेक्शन होते हैं? 2 रिफ्लेक्शन होते हैं। और सेकेंडरी रेनबो कहां बनता है? ऊपर। कहां बनता है? ऊपर। इसके बाद 11 कह रहे हैं जी। इसके बाद कह रहे हैं लाइट हैविंग फोटॉन्स ऑफ 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर फॉलिंग ऑन अ मेटल हैविंग अ वर्क फंक्शन ऑफ 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल। बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बता चुका हूं? 4.2 माइनस 2.22 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वही स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। 1 और 2 के बीच में नॉर्मल रिएक्शन बताना है। 1 और 2 के बीच में क्या यार,
आइए, 3, 2, 5 और 1, 6। बेटा अगर आप लोग बातचीत नहीं करेंगे थोड़ा सा बेहतर हो सकता है शायद। बेटा टोटल मास कितना हो गया? 1, 2, 3, 3 और 3, 6, 6 जी, 60 साइन 30, 30 हो गया। 30 और 18 कितना हो गया? 48, 60 ऊपर है। 60 माइनस 48 कितना हो गया? 12 ऊपर को फोर्स आ गया बराबर 6 है, तो ए कितना आ गया? 2। इस पे नॉर्मल कितना लग रहा है? चलना तो ऊपर ही, एन ऊपर को आ गया, 18 नीचे को आ गया, और mg कितना हो गया? 10। 10 साइन 30 कितना हो जाएगा? 5। तो n माइनस 23, n माइनस 23 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 2 है, तो n क्या आ जाएगा? 25। कितना आ जाएगा? 25। कह रहे हैं बताइए ये कौन सा गेट है? एंड गेट है, और गेट है, नैंड गेट है, नॉर गेट है। और बेटा पहले भी ऐसे सर्किट्स के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पास्ट में पूछा गया था कौन सा एंड गेट है, कौन सा और गेट है। एक बार ऐसे दिया था, एलईडी दे दी। चलिए अभी पहले तो ये जो दिया वही बता देता हूं। ये एलईडी है जो भी है, यहां पे एलईडी लगी हुई है। अब यहां पे दो स्विच हैं। ये पहली बार आया क्वेश्चन नहीं है। अगर बेटा ये हायर पोटेंशियल में रखा 6 वोल्ट, ठीक है भैया लगा दो 6 वोल्ट। 6 वोल्ट था ना, ये 0 था, लगा दी 6 वोल्ट की बैटरी। इसका मतलब ये होता अगर एक को भी ऑन करूंगा, एक भी ऑन हो, ये ऑन हो या ये ऑन हो, बत्ती जल जाएगी। बत्ती कौन सा हो गया बेटा ये बता दो जरा। और पहले एक बार क्वेश्चन आया था, उसमें ये जो बल्ब था वो यहां के बदले यहां लगा के दे दिया था, और उसमें क्या था आंसर? एक भी ऑन किया तो इसकी शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी, वहां से लाइट जाएगी नहीं, वहां से करंट जाएगा ही नहीं। एक भी ऑन किया तो इसकी शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी, तो वो क्या था? नॉर। अब की पूछ लिया और, क्या बड़ा मुश्किल है? चलिए आइए देख। तो ऐसे आपको बेटा बना बना के सर्किट दे देंगे, पूछ लेंगे एंड गेट है, नैंड गेट है, और गेट है, नॉर गेट है। ये सारे पूछे जा चुके हैं, 2-3 सर्किट आ चुके हैं। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बस मेरे को तो कॉन्सेप्ट याद है। कह देंगे बताओ इस केस में क्या है? अबे ये ऑन होगा और ये भी ऑन होगा तभी वो ऑन होगा, ये एंड। अबे कह दो आ गया यार, बिल्कुल गरीबी है भाई। और क्या दे देंगे? इसके अलावा क्या दे सकते हैं? ये दोनों लगा देंगे ऐसे, और यहां पे ये लगा देंगे, यहां बल्ब लगा दिए। अब जब दोनों ऑन होंगे ना तभी वो ऑफ होगा। नहीं है समझ में? एक भी ऑफ हुआ तो वो ऑन हो जाएगा। कौन सा बन गया? नैंड। भाई कोई बहुत बड़ी बात है यार। पहले क्या था? दोनों जब ऑन हुए थे तब ऑन हुआ था, अब जब दोनों ऑन होंगे तभी शॉर्ट सर्किटिंग होगी। जी बेटा आप चेयर पे बैठ जाओ वहीं पे, ताकि भाग गए वहां पे, टाइम लग जा रहा है निकलने में। आप खड़े हो जाओ यार भाई प्लीज यार दोस्त, या हर 2 मिनट बाद हो जाओ। सॉरी यार, आपको बदले में चॉकलेट या आइसक्रीम खिलाएंगे रात में। चलिए आइए देखिए। टू कॉपर वेसल्स ए एंड बी हैव सेम बेस एरिया बट डिफरेंट शेप्स। A takes twice the volume of water as B requires to fill up to a particular common height. तो pressure on the base of vessels A and B is same. Yes. कह रहे बेस एरिया सेम है पर वॉल्यूम अलग अलग आ रही है, सेम हाइट तक भरे हुए हैं, तो प्रेशर बॉटम पे क्या आएगा? सेम या अलग? अबे सेम ही आएगा। प्रेशर कंटेनर की शेप पे डिपेंड नहीं करता। 50 बार बताइए ये बात। अगर हाइट सेम है तो प्रेशर भी सेम आएगा। कह रहे हैं कैपेसिटेंस सी था, हमने एरिया को हाफ कर दिया और डिस्टेंस को डबल कर दिया। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? C/4। ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी है, एरिया हाफ हो गया, डिस्टेंस डबल हो गया, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? C/4। क्या पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं आए? बिल्कुल आए। आया था लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, 2018 या 19 का क्वेश्चन है। कैपिटल डी को डबल कर दिया, स्मॉल डी को हाफ कर दिया, फ्रिंज विड्थ 4 टाइम्स हो जाएगी। आज क्या है? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। कह रहे हैं भैया एरिया को हाफ कर दिया, डी को डबल कर दिया। अबे 1/4 दिख रहा है यार, और ना दिख रहा तो आंखें निकाल लो। नेक्स्ट कह रहे टर्मिनल वेलोसिटी में विस्कस ड्रैग कितना आएगा? अरे यार टर्मिनल वेलोसिटी में विस्कस ड्रैग 6 पाई ईटा आरवी कितना आएगा? किस किस को स्टोक्स लॉ नहीं मालूम है? 6 पाई ईटा आरवी।
बेटा एक बात समझा रहा हूं बस मैं आपको, जो आप अभी हथियार डाल के बैठ गए ना कि भाई मेरा तो होगा नहीं सिलेक्शन, पेपर का लेवल बिल्कुल कद्दू है, दौड़ लो पूरी मेहनत से भी। यार ये भाई खिड़की बंद कर दो, ये कीड़े वीड़े आ जाएंगे, पढ़ाना बड़ा दुखी करेंगे यार, प्लीज खिड़की बंद कर दो, है ना। आइए देखिए बेटा, बातचीत नहीं करेंगे। 6 पाई ईटा आरबी, कितने लोग चाहते हैं पूरा कैलकुलेशन कर दूं यार इसकी। 6 पाई ईटा, ईटा भी दिया, आर भी दिया, वी भी दिया। यार ये मैं नहीं कर रहा कैलकुलेशन यार। कह रहे एफ और आर, कह रहे एफ और आर, बेटा गिरने वाली, पहली बार चला गया। एफ और आर बेटा जो है ना, एफ और आर जो है, कह रहे हैं कि भाई इनका स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट बताओ। स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एफ डॉट आर करो, क्या रहे 3 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 हो गया, ठीक है। 10 वाले दो ऑप्शन है, अब क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले रिवाइज भी कराया था क्रॉस प्रोडक्ट, 2 बार करा चुका हूं रिवाइज क्लास में। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एक पोलराइजर से ना, एक पोलराइजर से इंटेंसिटी आई आ रही है और दूसरे की पास एक्सिस 30 डिग्री एंगल पे, कितने एंगल पे 30 डिग्री एंगल पे, तो बताओ कितनी इंटेंसिटी इससे निकलेगी। अब इसकी अगर इंटेंसिटी आई है तो यहां से निकलेगी क्या, आई कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 का 3/4, 3i/4। नेक्स्ट, restoring force of a spring with a block attached to the free end of the spring is represented by, अबे F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। माइनस के एक्स किसमें दिख रहा है, इसमें, और एक बार नहीं दिया क्वेश्चन, 2 बार आया इसी पेपर में। इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन, कह रहे कैपिटल डी को बढ़ा रहे हैं तो बढ़ेगा क्या, एंगुलर फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी या लीनियर फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी, बताइए। लीनियर फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी बढ़ता है, लीनियर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस इंक्रीजेस। अगला कह रहे 3 और 16 आ रहे हैं, कब कब आ रहे हैं भाई 3 16, कह रहे सीरीज और पैरेलल में आ रहे हैं 3 और 16, ठीक है भाई। अब अगर पैरेलल में अगर आ रहा है 16, पैरेलल में 16 का मतलब क्या हुआ, जो सम है वो 16 है। अबे यार 3 में हो गया। अब बेटा देख लो 3 किस में आ रहा है पैरेलल में, पहले वाले में 10 और 16, 3 तो नहीं बनता हो, दिखाई दे रहा, 12 और 12/3 का 12 और 12/3 का 12/4 3 बन गया। ऑप्शन चेकिंग से देख लो भाई। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम हैविंग लीनियर मोमेंटम इतना इज 5 सेकंड्स। अबे मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम से डिस्प्लेसमेंट बतानी है। कह रहे ग्रेविटेशनल फील्ड में पहली पाथ, दूसरी पाथ और तीसरी पाथ से जा रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव। अरे मयंक बाफिला गधे, कंजर्वेटिव फोर्स में ना सारी पाथ में जो वर्क डन आता है वो बेटा पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। वर्क डन बेटा खाली इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस कहते हैं। कह रहे बम फूट गया, कह रहे सारे पार्टिकल ना वही पाथ में जाएंगे। अबे ऐसे कैसे होता है, अबे फूट गया तो ऐसे चला गया ना, सारे पार्टिकल वही पाथ में जाएंगे। शादी में ए गलत है, एक है गलत, ए गलत किस किस ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन। मैं आर क्यों पढ़ूं, कह रहे एक्सप्लोजन जब हो रहा है तो वो इंटरनल फोर्स लग रहे हैं वहां पे। हाँ भाई इंटरनल फोर्स लग रहे हैं, इसलिए मोमेंटम कंजर्व होता है, सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी वही होती है, टोटल फोर्स वही का वही है, सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी वही। कह रहे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है और कह रहे हैं कि भैया फ्रीक्वेंसी 4 न्यू नॉट डाली, बताओ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू माइनस। अच्छा क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया है, अरे भैया 2013 में आया था, 2 न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी है और 5 न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम स्पीड का रेशियो पूछा था, तो 2h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट। एक बार मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी h न्यू नॉट आई थी, एक बार 4h न्यू नॉट। अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स आई तो मैक्सिमम स्पीड क्या हुई होगी, डबल हुई होगी। यहां पर तो खाली h न्यू माइनस h न्यू नॉट। कह रहे b बाय e का रेशियो, e बाय b c होता है तो b बाय e 1/c होता है। छी गोबर क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहे शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू एन इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। बेटा प्लेस योर थंब, प्लेस द राइट हैंड ऑफ थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्लिंग फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। क्या बनवाई है मैंने ऐसे कि भैया पास 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 में होती है और जितना दूर जाओ दूर होती है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पास में फील्ड ज्यादा होती है। पर इन्होंने तो इसकी बात भी नहीं करी, कह रहे बस बताओ कैसी होती है, सर्कुलर लूप्स बनाती है। बताओ यार 10th क्लास में फोटो दिया होता है लखमीर सिंह मंजीत कौर में, एस चांद। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन। अरे भाई बताओ एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, रिस्टोरिंग फोर्स दिख गया,
बी का तो 3 है, बी का 3 कितने ऑप्शन में, एक ही में भाई, उसी से बन गया, उसी से ही बन गया। बताओ गोबर क्वेश्चन। और बेटा देखो डी वाला, देखो अच्छा सी वाला क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन कब हुआ, बॉब ऑफ पेंडुलम ऑसिलेटिंग अलोंग विद एयर फ्रिक्शन। नहीं, एयर फ्रिक्शन होगा तो हल्के हल्के रुक जाएगा, और अगर एयर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ऑसिलेट करता रहेगा। तो सी वाला हो गया 2। और बेटा ये डी वाला पता है क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी का आता है ऐसे, और ऐसे काइनेटिक एनर्जी का आता है, और ये टोटल एनर्जी का। कितनी बार बनाऊं मैं क्लास में, मैं तो थक गया हूं बना बना के। अब तो मैडम कई बार बोल रही थी रात में भी तुम ये कर रहे हो तो नींद में। अबे ये काइनेटिक एनर्जी का, ये पोटेंशियल है, ये किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का, और ये काइनेटिक। अबे कोई तो कह दो आगे यार। बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर, अभी थोड़े दिन पहले बनाया था क्लास में। पोटेंशियल एनर्जी जो पैराबोला पैराबोला आता है पोटेंशियल एनर्जी के केस में, ऊपर को खुलने वाला, काइनेटिक एनर्जी में नीचे को खुलने वाला, और टोटल एनर्जी में क्या था, स्ट्रेट कांस्टेंट। अगला कह रहे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके स्टेट्स दैट नंबर ऑफ न्यूक्लियर अंडरगोइंग डिके पर यूनिट टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियर। अबे पागल, डायरेक्टली होते हैं, एक्टिविटी लैम्डा एन होती है, सहज तक को मालूम है एक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू एन, कह रही है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। और कह रहे हैं हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अबे पागल, हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, पागल कहीं के। कह रहे पीवी स्क्वायर कांस्टेंट है, पीवी में कुछ पूछा भी है, हाँ चौथा ऑप्शन पीवी से रिलेटेड पूछा है। कह रहे प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी। अबे हट, पीवी स्क्वायर कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगी। अब कह रहे पीटी में भी क्वेश्चन है, तो पी को टी के टर्म्स में लिख, अच्छा टीवी में 2 क्वेश्चन है, तो पी को एनआरटी बाय वी लिखो, एनआरटी बाय वी, तो टीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट आ जाएगा, या पीवी को एनआरटी कह दो, टीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट मिल गया। अब कह रहे वॉल्यूम बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, सेकंड ऑप्शन में। थर्ड में कह रहे वॉल्यूम बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा, यस ये सही है, थर्ड वाला सही है। कितना मुश्किल है यार, 40 निकल जा रही है यार, क्लीनिंग करनी पड़ेगी बड़ी ज्यादा भाई। अ स्टैंडर्ड फिलामेंट कंज्यूम्स, फिलामेंट रेजिस्टेंस, कह रहे पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है, 100। वीआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई, और कॉस फाई तो हो गया 1, क्योंकि फेज डिफरेंस रेजिस्टेंस में क्या होता है 0, तो वीआरएमएस आईआरएमएस की वैल्यू है 100, आईआरएमएस क्या हो गया हाफ। कह रहे पीक करंट बताओ, अबे आरएमएस करंट पता है तो पीक करंट कैसे बताऊंगा यार, आई नॉट बाई 2, आई नॉट बाई रूट 2 होता है आईआरएमएस, ये पहले ही चला जाता है। आई नॉट बाई रूट 2 होता है आईआरएमएस, आई नॉट बाई रूट 2 क्या होता है आईआरएमएस, अरे बोल दो ना यार, आई नॉट बाई रूट 2 आईआरएमएस होता है, आई नॉट बाई रूट 2। यार मेरी ना आवाज भी साथ नहीं दे रही और ये माइक भी, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आई नॉट बाई रूट 2 आईआरएमएस होता है, तो हाफ रूट 2 कर देंगे, हाफ रूट 2, हाफ रूट 2, 1.414 बाई 2, 0.707। छी, नेक्स्ट। अगला बेटा भी थोड़े दिन पहले भी ये क्वेश्चन आया था, सेकंड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट में रेडियस का रेशियो, याद आया बेटा, एन स्क्वायर पे डिपेंडेंट होता है, एन को डबल करोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन यहां पे 1/4 पूछ रहे हैं, जिसका डबल एन है वो नीचे आ रहा है, तो 1/4 आएगा 0.25। कह रहे प्रेशर वाला डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आता है, यंग्स मॉडुलस का भी, बल्क मॉडुलस का भी, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का भी, सारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, हाँ जी सारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का बेटा सौम्या, बेटा जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो किसका आता है, प्रेशर वाला ही आता है बेटा। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन तो डायमेंशनल लेस है बेटा, यंग्स मॉडुलस में स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डायमेंशनलेस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन थीटा, वो भी डायमेंशनलेस, तो शियर स्ट्रेस का था फोर्स पर यूनिट एरिया। बल्क मॉडुलस में नॉर्मल स्ट्रेस चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वो भी किसका आता प्रेशर का, ठीक है बेटा, ये तो याद ही रहता। नेक्स्ट कह रहे एनर्जी 484 दी है, और कह रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी इतने से इतनी हो गई, बताओ आई कितने, बेटा वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बेटा हमने कितनी एनर्जी दी है 484, हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। अबे ओमेगा 2 दिया, ओमेगा 1 दिया, ये एनर्जी सप्लाइड दी है, खाली एक ही अननोन है, वो तो नहीं देना चाहिए ना। बेटा कह दो आगे यार, बाकी अगर आप चाहते हो मैं सॉल्व कर दूं तो मैं कर सकता हूं, पर मैं करूंगा नहीं।
हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा। और पता है प्रदीप सर तो इतने महान है कि उन्होंने आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना भी बताया क्लास में, कि अगर एन आरपीएम है और उसको इंटू 2 पाई करेंगे तो इतने रेडियन घूमेगा पर मिनट, तो पर सेकंड कितना घूमेगा अपॉन 60। क्या ये सिखाया मैंने? 2-2 3-3 बार बोल के सिखाया ऊपर वाले बैच में। तो भाई मेरे दोस्तों याद है बेटा आपको? जसपुर जसपुर जसपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, कह रहे मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अबे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब खाली मैग्नीट्यूड पूछा है भाई। टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3t स्क्वायर 6t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2। तो बेटा ये क्या हो गया? t इक्वल टू 5 पे बताना है। 25 6 150, तो 150 से तो बड़ा ही आ रहा है। 8 5 40 92। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद कह रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। भाई देखो पहली इमेज बनती है टेलीस्कोप में, पहली एक इमेज बनती है ना, और उसके बाद क्या होता है उसकी भी इमेज बनती है। देखो कहीं लिखा है नियर पॉइंट नॉर्मल, कुछ लिखा है? मैं यही कहता हूं बेटा ये गधे हैं जो जितने भी एग्जामिनर ले रहे हैं ना पेपर आपके, मतलब ये जो भी मतलब बनाते हैं पेपर ये एलन वेलन वाले, ये लोग क्या करते हैं मतलब नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के लिए क्वेश्चन, इन्होंने कहीं लिखा है नियर पॉइंट एडजस्टमेंट नॉर्मल एडजस्टमेंट? नहीं, खाली और खाली एनसीईआरटी में भी एक ही एडजस्टमेंट दिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं लिखा कौन सा एडजस्टमेंट है, लिखा कहीं पे? लिख दिया? अरे यार नुकसान हो गया मेरा यार। पर आज तक सारे नॉर्मल के ही क्वेश्चन क्यों आए फिर? आइए देखिए बेटा, मैं आपको याद दिला देता हूं बेटा, ये अपना टेलीस्कोप होता है, बड़ा ही सुंदर होता है, ऐसा होता है टेलीस्कोप। ये आंख है ना, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। इसकी फोकल लेंथ एफ होती है। पहली इमेज बनती है बड़ी दूर की चीज को देख रहे हैं इनफाइनाइट की, तो ये बनी इमेज, ये उसको और बड़ी कर देता है, ये उसको और बड़ी कर देता है। हाँ ना बोलो यार? पहले इसके फोकस पे बनती है और फिर हम नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए सेट करते हैं। नॉर्मल मतलब आंख में जो रेस जाती है वो नॉर्मली जाती है। नॉर्मली मतलब पैरेलल, आंख के परपेंडिकुलर, मतलब पैरेलल रेस जा रही। कैसी रेस जा रही? पैरेलल। मतलब इमेज कहां पे बन गई? इन्फिनिटी पे। मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? इससे फोकस पे। तो ये एफ ई होता है और ये क्या होता है? एफ ओ। तो जो डिस्टेंस होता है लेंसेज के बीच में वो तो फो प्लस फी होता है, और जो बेटा मैग्नीफाइंग पावर आती है वो फो फी। मैग्नीफाइंग पावर क्या आती है? फो फी। मैग्नीफाइंग पावर क्या आती है? फो फी। और जो बेटा ये जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप आती है वो क्या आती है? फो प्लस फी। फो प्लस फी और ये फो फी। ठीक है, अब बेटा देखो फो फी क्या बन गया बेटा, और नेगेटिव क्यों बोल रहे? क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बनती है, तो इमेज तो इन्वर्टेड बनती है। बेटा देखो मेरी बात सुन लो, टेलीस्कोप में ना जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो बहुत बड़ा होता है। वो बड़ा सा इसलिए होता है क्योंकि बेटा बहुत दूर की चीज को देखना है, ज्यादा से ज्यादा लाइट कैप्चर होगी तो ही इंटेंसिटी ठीक ठाक सी आएगी, तो ही इमेज थोड़ी सी देखने लायक बनेगी। कह दो आगे। तो बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है? बहुत बड़ा, उससे रिजॉल्विंग पावर भी बढ़ जाती है, ब्राइटनेस भी बढ़ जाती है, ब्राइटनेस भी बढ़ जाती है, इमेज ज्यादा क्लियर दिखती है। कह दो आगे। तो एपर्चर ऑफ आईपीस इज स्मॉलर, यस। इमेज ऑफ प्लैनेट इज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। अबे यार क्या बात कर रहे हो, पगलाट गए भाई। इरेक्ट थोड़ी ना होती, इन्वर्टेड होती है। तो सी तो गलत है, इन्वर्टेड होती। कैसी होती है बेटा? इन्वर्टेड होती है, तो सी तो गलत है, सी नहीं होना चाहिए। एक ही ऐसा जिसमें सी नहीं है, पूरा भी नहीं आना चाहिए, पूरा भी नहीं आना चाहिए, सी गलत है, सी नहीं होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है जिसमें सी नहीं है करेक्ट वालों में। क्यों मेरे को पूरा है? ये कह रहे थोड़ा सा तो पढ़ के आ जा। आप पेपर में देखो तो वो कह रहे थोड़ा सा पढ़ के आ जा। बेटा मैं तेरे साथ हूं। 38 क्वेश्चन हमारी पिछले साल की भी टेस्ट सीरीज में था ये क्वेश्चन। बिल्कुल ईमानदारी की बात करो बेटा, जो यहां बैठे बच्चे वो पूछ लें। बेटा ये 10 लेमडा लेमडा वाला रेशियो 1/e कब आएगा? अभी भी दे चुका हूं, इस साल भी दे चुका हूं। कितने लोगों को मालूम है? इस साल भी दे चुका हूं। और जो इस साल दिया था बेटा वो पिछले वाले साल का ही पेपर था, रिपीट। और जिनको याद नहीं आ रहा है ना, और जो हल्के हल्के हंस रहे किच्छा वाले,
भगवान करे किच्छा में आग लगे। कितना प्यार से अटेंड कर रहे हैं बेचारे। अच्छा चलिए आइए देखिए, ऐसे 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 गुस्सा उस्सा कुछ नहीं करते बेटा, वो तो प्यार है। हाँ ये देखिए, अच्छा बेटा बात सुनो, देखो ऐसे फालतू फालतू ड्रामा करके कुछ नहीं होगा। ये करता कौन है इसके लिए हट हट, मैं देख रहा हूं प्यार है किसको असल में। हाँ चलिए, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है बेटा, मेरी बात सुनो ध्यान से। कह रहे हैं एट इंस्टेंट टू एलिमेंट x1 एंड x2 हैव सेम नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स। अरे सुन लो ना मेरी बात यार, नहीं नहीं मोहित, मोहित बेटा मैं ये कह रहा हूं ना मेरे दोस्त कि एट इंस्टेंट टू एलिमेंट्स x1 एंड x2 हैव सेम नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स। कह रहे इनिशियली दोनों के नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स बराबर हैं। कह रहे कितने टाइम बाद रेशियो 1/e हो जाएगा। अबे एक का डीके कांस्टेंट 10 लैम्डा, n नॉट e की पावर माइनस 10 लैम्डा t, और एक के क्या हो जाएंगे n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, ये हो जाएंगे e की पावर माइनस 9 लैम्डा t इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस 1। कह रहे बताओ कब हो जाएगा t इक्वल टू 1/9 लैम्डा। बेटा सच कह दो ये बताया या नहीं बताया इस साल क्वेश्चन यार। और बेटा सच कह रहे हो बेटा, पिछले साल वाले से पूछना, पिछले साल भी ये क्वेश्चन बताया था। अरे वो छोटी वाली शीट पिछले साल भी दी थी न्यूक्लियर फिजिक्स की, इस साल भी दी है, उसमें क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहे इन्फिनिटी से लेके आओ क्यू नॉट को और हेक्सागन के सेंटर पे रखो। अबे 3 प्लस क्यू 3 माइनस क्यू, सेंटर पे पोटेंशियल हो गया 0, इन्फिनिटी पे 0। वर्क डन क्या होता है क्यू डेल्टा वी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 है भाई। कितना है? ये मेरी बात सुनने को इंटरेस्टेड नहीं है। अरे एसटीपी बेटा मेरी बात तो सुनो बेटा, देखो यहां पर जो पोटेंशियल है ना सेंटर पे वो 0 है, इन्फिनिटी पे भी 0 है। यहां से यहां तक लाने का वर्क क्या होगा, 1 चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में क्या इंक्रीज आ रहा है 0, तो क्यू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में क्या इंक्रीज आएगा क्यू इंटू 0। छी से बुरा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भाई ऑर्गन पाइप, सर बोलते बोलते तंग आ चुके हैं। स्टैंडिंग वेव मतलब ऑर्गन पाइप वाला और ये वाला, बीट्स और डॉपलर, बताइए कई बार बातें, लेकिन हम क्यों सुनेंगे भाई। एन ऑर्गन पाइप फिल्ड विद अ गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड रेजोनेट्स एट 400 हर्ट्ज। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ रही 400। कह रहे टेम्परेचर ये कर दिया, अब बताओ कि क्या आएगी फ्रीक्वेंसी। अबे V/4L होती है जी। जी हेलो, हाँ जी, तो बेटा मैं कह रहा हूं जो फ्रीक्वेंसी होती है, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों वो क्या होती है V/4L। वो क्या होती है V/4L। तो बेटा जो फ्रीक्वेंसी होती है V/4L, f2/f1, लेंथ तो वही है V2/v1 आ जाएगा। और v क्या होता है बेटा, किसी को याद है वेलोसिटी साउंड वेव में क्या होती है, अंडर रूट गामा आर टी बाई एम, गामा आर टी बाई एम, अंडर रूट गामा आर टी बाई एम, गामा आर टी बाई एम, अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। और बेटा याद करो बेटा, प्रदीप सर ने आपको बताया था गामा होता है f+2/f। और याद करो बेटा, प्रदीप सर ने आपको बताया था कि जो दो तरीके के बेटा प्रोसेस माने गए थे, पहले न्यूटन ने निकाली थी स्पीड ऑफ साउंड। कोई पूछेगा कौन सा प्रोसेस माना था, आइसोथर्मल। कोई पूछेगा आइसोथर्मल में बल्क मॉडुलस क्या होता है, पी। कोई कहेगा लाप्लास ने क्या किया था, करेक्शन किया था साउंड वेव सही निकालने के लिए। लाप्लास ने जब साउंड वेव निकाली थी तो माना था प्रोसेस एडियाबैटिक। क्यों माना था एडियाबैटिक, एयर वैसे ही बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है और इतना तेज प्रोसेस हो रहा है कि उसमें हीट ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, तो सही क्या है एडियाबैटिक मानना। और उसने क्या माना था, बल्क मॉडुलस क्या माना था, गामा पी। उससे फाइनली फॉर्मूला क्या बनता, अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। वैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव होती है अंडर रूट बी बाय रो। बी की वैल्यू पुट करी थी गामा पी और पी होता है रो आर टी बाई एम, तो वहां से बन जाता है अंडर रूट गामा आर टी बाई एम, गामा आर टी बाई एम, अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। तो ये अंडर रूट T2/T1। अब फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 363 केल्विन। और इनिशियल टेम्परेचर कितना था 300। इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितनी थी 400।
चल 2 जीरो बाहर निकल, काटते कर, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 121 का अंडर रूट 11, 11 2 जीरो थे ना, एक जीरो को काटते कर, 121 का अंडर रूट 11, 11 4 जा 44, 440। कैलकुलेशन इतनी खतरनाक है ना भाई, 40 निकल जाए बच्चों की। नेक्स्ट, एक्सटी ग्राफ में पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव किसमें। एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब अगर वेलोसिटी पॉजिटिव हो तो बढ़ती चली जाए, वेलोसिटी पॉजिटिव हो, एक्सटी ग्राफ की स्लोप देती है वेलोसिटी, वेलोसिटी पॉजिटिव और देखो बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही। इसमें क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन क्या हो रहा है, घटती जा रही है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव और बढ़नी चाहिए, किसमें हो रहा है, पहले ऑप्शन में। तीसरे में तो एक्सटी ग्राफ ऐसा दे रखा है, अबे वेलोसिटी कांस्टेंट है। चौथे में एक्सटी ग्राफ ऐसा है, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो है। अब देखो बेटा, अब आ गया ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन। बेटा मैं क्लास ले लूंगा सेमीकंडक्टर की, इतना सही ज्ञान दूंगा, अब देखना सारे क्वेश्चन बनते हुए दिखाई देंगे। बेटा खाली और खाली ना ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन में पता क्या यूज होता है, आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, एल्फा होता है आई सी बाय आई बी, बीटा होता है आई सी बाय आई बी, वोल्टेज गेन क्या होता है बेटा, करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन, और पावर गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। 1 बाय एल्फा माइनस 1 बाय बीटा इक्वल टू 1। आइए अब देखो क्वेश्चन कितना खतरनाक है। पहली बात कह रहे कलेक्टर करंट इज इन अ कॉमन बेस एम्पलीफायर एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है भाई, एनपीएन है, एनपीएन। करंट किस में दिखाते हैं, एमीटर बेस वाली ब्रांच में दिखाते हैं या बेस कलेक्टर में दिखाते हैं, एमीटर वाले में दिखाते हैं। एनपीएन, पी से एन की तरफ जाता हुआ दिखाते हैं, ठीक है भाई। ये एमीटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है भाई, ये तो आ गया। और कह रहे हैं कि 80% इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड बाय द एमिटर इज एक्सेप्टेड बाय कलेक्टर, इसका 80% ही करंट यहां पहुंच पाता है, तो इसमें जो कलेक्टर में करंट है वो 80% होगा एमिटर का, ठीक है भाई। अच्छा इतना याद है, आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी है, ये भी भूल गए। यहां से जो इलेक्ट्रॉन आते कुछ यहां निकल जाते कुछ आगे चले जाते, इतनी बात याद है, ये भी भूल गए। बेस मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड। आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, आई इक्वल टू पानी, हेलो सुपरस्टार, सुपरस्टार सरुनिया, बेटा आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ये 80% है, और कह रहे हैं कलेक्टर जो करंट है ना वो 24 है, ठीक है भाई, तेरे में तो 24 है, और ये 80% है, ये क्या है, तो यहां क्या होगा 100%। अगर 80% 24 तो 100% क्या होगा 30, इतना सोच सकते हो। अबे 8 3 जा 24, 80% अगर 8 इंटू 3 है तो 100% क्या होगा 10 इंटू 3, और यहां क्या होगा 20%, यहां क्या होगा 20%। और बेटा यहां से करंट आ रहा है, यहां से भी आएगा फिर, तो पहली बात तो एंटर करना चाहिए, ये 24 ये 6 होगा, कह दो आ गया यार, छी यार, तो 6 होगा और एंटर करेगा बेस। कह रहे 3 वेसल्स हैव इक्वल कैपेसिटी, वॉल्यूम सेम है, फर्स्ट वेसल कंटेन हीलियम, सेकंड फ्लोरीन, तीसरी सल्फर हेक्साक्लोराइड। कह रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसमें ज्यादा होती है, किसमें, अंडर रूट 3RT बाय एम। प्रदीप सर 15 बार बोल चुके हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे नहीं डिपेंड करती है, नहीं सोचना है। आरएमएस वेलोसिटी होती है अंडर रूट 3RT बाय एम, इस बार भी समझा चुका हूं, कितने लोगों को याद है, इस बार भी समझा चुका हूं। एक क्वेश्चन आया था जहां पर सीपी बाय सीवी का रेशियो दे रखा था और पूछी थी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मैंने कहा उससे कोई मतलब ही नहीं है, याद आया, दिया था रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट्स इज दिस, पूछा था व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, बेटा उससे डिपेंड ही नहीं करता है कि गामा क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज ऑलवेज अंडर रूट 3RT बाय एम। अगर मॉलिक्यूलर वेट जिसका मिनिमम है, हीलियम का दे रखा है मिनिमम, तो उसकी क्या हो जाएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मैक्सिमम। सेक्शन बी में भी 40 क्वेश्चन का ही ग्रुप है खाली। बेटा माइनस डीवी बाई डी एक्स ई एक्स होता है, माइनस डीवी बाई डी एक्स ई एक्स होता है, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स एफ एक्स होता है, माइनस डेल यू बाई डेल वाई एफ वाई होता है, माइनस डेल यू बाई डेल जेड एफ जेड होता है। भाई मैं तो थक गया बता बता के। अब माइनस डेल वी बाई डेल एक्स ई एक्स, भाई माइनस के एक्स की पावर -1, इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा,
-1 एक्स की पावर -1 तो माइनस तो उड़ जाएगा, तो के एक्स की पावर -2, ये तो डीवी बाई डी एक्स है। माइनस डीवी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये माइनस लगा दिए, तो माइनस के बाई एक्स स्क्वायर, माइनस के बाय, अब एक्स की वैल्यू 2 पुट करनी, तो माइनस के बाय 2 स्क्वायर, माइनस के बाय 4। और ऐसे क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम लोग। कह रहे हैं दो थिन वायर हैं, करंट है 5 एम्पियर 10 एम्पियर, कह रहे फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। जान देने का मन करे इस बिल्डिंग से कूद के आज। ये क्वेश्चन होते हैं बेटा। इस पेपर की तैयारी के लिए आप लोग रोए जा रहे हो कि तैयारी नहीं है। म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, किसको मालूम नहीं म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। और फिर कह रहे करंट का ना डायरेक्शन दोनों में सेम है तो अट्रैक्ट करेगा। अब अट्रैक्शन में भी कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है, 2। एक में न्यूमेरिक वैल्यू 2 है और एक में 1, मतलब कह रहे 10 की पावर मत देख, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, कह रहे 10 की पावर मत देख ना, नहीं देखेंगे। म्यू नॉट क्या होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ये 2, तो ये 2 आ गया, ठीक है। I1 I2 क्या रहा है 5 10 जा 50, चलो 5 आ गया। डी कितना है 10 सेंटीमीटर, 0.1, 2 5 जा 10, न्यूमेरिक वैल्यू 1 आ रही है। क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया बस जो कभी कभी पूछे जाने वाली चीज है 46, एक क्वेश्चन पूरे पेपर में। ऐसा नहीं कि बताया नहीं मैंने क्लास में। रिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सेंटर पे, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे पूछी जाती है, म्यू नॉट I/2r। एक्सिस पे तो बहुत कम आती, पर क्या बताई नहीं है मैंने म्यू नॉट IR स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखो काफी लोग मेरे साथ हैं। ये देखो सरुणी है तो कभी आता भी नहीं, तब भी कह रहा बताइए। म्यू नॉट IR स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। म्यू नॉट IR स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। मेरी तरफ आ यार। म्यू नॉट IR स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। म्यू नॉट IR स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। म्यू नॉट IR स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर, म्यू नॉट IR स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। म्यू नॉट IR स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। म्यू नॉट IR स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। म्यू नॉट IR स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। R और X पुट कर लें, R और X दोनों बंदे रखे, 40 क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 47। भाई ये तो बहुत ही खतरनाक है। जी बेटा मैं बहुत रिक्वेस्टफुली आपको कह सकता हूं आप आखिरी दिन तक क्लास आ जाएं। कारण मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको क्या चीज स्पेशल दे सकता हूं, यहां के टीचर्स आपको क्या स्पेशल दे सकते हैं, वो एक बात है जो आप नहीं समझ पाएंगे कि पेपर में क्या आना है। आप काश उतने मैच्योर्ड होते। बेटा मैं आपको सच कह रहा हूं, बेटा मैंने ना बड़े सारे अलग अलग टीचर्स के साथ काम किया। जब मैं नया नया गया ना, तो इंडस्ट्री में जब मैं नया नया गया तो मेरे को ना एक बात ना बड़े सारे सीनियर टीचर्स बोलते थे। आज जब मैं बोलने लग गया हूं बात, क्यों कहते कि यार बच्चे तो ठुल्लू होते हैं, सबके सब ये बात, बच्चे तो ठुल्लू होते हैं। भाई मैं सच कह रहा हूं 720 नंबर लाने वाला बच्चा भी ठुल्लू ही होता है, बिल्कुल ईमानदारी की बात। आप लोग उस नजरिए से पढ़ ही नहीं सकते जो हम पढ़ा सकते हैं। आप लोगों के पास वो वाला नहीं है बेटा नजरिया, आप लोग नहीं समझ पाओगे। आप आखिरी दिन तक आ जाएं बेटा, बड़ा आसान गेम है, काम डन हो जाएगा। नहीं तो बेटा मैं भी ये नए बैच पे ही ध्यान दूं ना यार, मैं पैसे ही कमा लेता हूं। फिर कह रहा हूं आ जाओ, बड़ा फायदा हो जाएगा, सब जीत जाओगे यार, अपने को भी दुख कम होगा यार। क्लास के एंड में हर रोज हताश होकर निकलते हैं यार कि पता नहीं बच्चों का सिलेक्शन होना है नहीं होना है, हर रोज दुखी होकर निकलते। तो कोशिश करें, थोड़ा सा मेहनत कर ले बेटा, काम बड़ा आसान है। बहुत सारे बच्चे ना बाउंड्री पे हो, कुछ बच्चे रुकने वाले, कोई दिक्कत की बात नहीं। पिछले साल भी तो रुके थे, ये निष्ठा रुकी थी, अब इस साल निकल जाएगी। कौन सा नहीं निकल रही, अरमान कोरी रुका था, निकल जाएगा इस बार। तेजस्वी का क्या सिलेक्शन नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। दीपक का नहीं हो रहा, क्या हो रहा है। अब बेटा अगर मतलब मैं बस आपको इतना कह रहा हूं कि सिलेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं, इस गधी का सिलेक्शन हो जाएगा, जबकि ये तो बात भी नहीं मानती मेरी। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि सिलेक्शन हो जाता है बड़े ही आराम से, आप लगातार आ जाएं, लापरवाही ना करें।
दोस्तों को मत देखो जो नहीं आ रहे, ठीक है लोकपाल? लोकपाल ने झूठ बोला है। लोकपाल कह रहा है सर की बात तो नहीं मानूंगा, कुछ हो जाए, उखाड़ सकते जो उखाड़ लो। आइए देखिए, तो बेटा लोकपाल यहां पर कह रहे थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर की ना 385 है, लेंथ एरिया बराबर है, और बेटा यहां पर थर्मल कंडक्टिविटी क्या है बेटा 50 है, यहां पर टेम्परेचर दिया गया 100 और यहां दिया गया 0। पूछ रहे हैं भाई यहां का टेम्परेचर। भाई देखो मैं आपको एक बात बताऊं, 1/k L/A होता है रेजिस्टेंस, और जब ना ऑप्शन ऐसे दिखाई दिए जाते हैं ना बेटा इतनी दूर दूर के, तो मेरा मन करता है 385 को मैं 400 ही कह दूं। अच्छा आप लोग का मन नहीं करेगा, अभी रुक जाओ, अभी थोड़ी देर में आपका ही मन करेगा। अरे बेटा एक तो ये मेरी बात सुनने को तैयार नहीं होती यार, तुम मेरी बात नहीं सुन सकते यार, फिर मेरी तरफ देखेगी ऐसे ना, ऐसा मुंह बना के ये सस्ती भी कि देखो अगर ज्यादा बोलोगे तो यही धमाका कर दूंगी, कोई नहीं बैठ पाएगा। 1/k L/A। बेटा अब बताओ ये इसका ये कितने टाइम्स है? 400 होता 8 टाइम्स, क्या दो आ गया बेटा? कोई तो हाँ ना बोल दो, तो इसको R और इसको 8R कह दूं, चलेगा? चलेगा या नहीं? तो 100 माइनस 0 अपॉन 9R, T माइनस 0 अपॉन 8R, 800/9, 9 9 81, 81 मैंने इसको 80 को भी 1 मान लिया, 90 के पास वाला। क्या यार, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एसी, एसी जो लेंथ है ना वो L/4 है, ए बी लेंथ का रेजिस्टेंस जो है R0 है। बेटा देखो कह रहे हैं R के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। देखो मैं आपसे इतना पूछना चाह रहा हूं कि क्या मैंने ऐसी बातें सिखा रखी हैं कि अगर ये बैटरी है, ये R1 है, ये R2 है, तो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा E/R1 प्लस R2, ये करंट हो गया, IR1 इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, उसमें IR2 हो गया। क्या ऐसी बातें सीखी आप लोगों ने जीवन में कभी? पर सोचो अगर R 0 होता, अगर R, तो R के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता? 0 होता। सही बात है गलत बात है? तो R 0 होता तो पोटेंशियल ड्रॉप 0। अबे चारों में हो गया यार, आपको क्या लग रहा है मेरे को पहले नहीं पता था? नहीं पता था, आने से पहले देखा है बेटा, है ना? बिल्कुल ईमानदारी की बात, आने से पहले आधा घंटा पहले देखा, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं, केवल आधा घंटा पहले। लेकिन बेटा अब अगली बात यह है कि ये R0/4 रेजिस्टेंस है, ये 3R0/4 रेजिस्टेंस है। बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? वोल्ट मीटर। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब क्या? उसमें करंट जाना ही नहीं है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अरमान कोरी को मेरी बात नहीं, बेटा इसका सिर दर्द हो, सिर दबा दे बेटा इसका, अबू शाहिद अरमान कोरी का सिर दबा दे मेरा बच्चा, प्लीज प्लीज, मैं 10 रुपए दूंगा। हाँ तो बेटा अगर ये R इनफाइनाइट होता, अगर ये R, तो ये है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप क्या आता? अबे रेजिस्टेंस के रेशियो में, तो इसमें 3V0/4 आता, और इसमें सॉरी इसमें V0/4 आता, इसमें 3V0/4 आता, क्योंकि टोटल तो V0 का ड्रॉप आना है। अरे भाई ये 1/4 रेजिस्टेंस है, ये 3/4 है, तो इसमें 1/4 पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, इसमें 3/4 आएगा। अरे कोई तो हाँ ना बोल दो। नहीं आया, हाँ आ गया या नहीं आ गया? मैं कह रहा हूं अगर ये R इनफाइनाइट होता, अगर R, बेटा मेरी बात सुन लो, हेलो ताशी, बेटा अगर R इनफाइनाइट होता तो इसमें करंट जाना ही नहीं था, तो वो है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो क्या आएगा? V0/4। R0 में V0, तो R0/4 में V0/4। अबे कोई तो बोलो आया। अब V0/4 किस में आ रहा है? R को इनफाइनाइट पुट करो, 4V0 पहले ऑप्शन में, 4V0R, ये R इनफाइनाइट है। अब इन्फिनिटी में 3R0 जोड़ोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? अबे 3R0 क्यों जोड़ो इन्फिनिटी में, वो उसको निगलेक्ट कर दो। R कटा, 4 4 16, कितना आ गया? V0/4। देखो और किसी में R इनफाइनाइट करके V0/4 बन रहा है, दूसरे वाले में 3R0 को छोड़ो तो 4V0 बन रहा है। नहीं गलत हो गया। तीसरे वाले में 4R0 को छोड़ो डिनोमिनेटर में तो 2V0 बन रहा है, और चौथे वाले में 2V0/3 बन रहा है, V0/4 एक ही में बन रहा है। कौन करेगा कैलकुलेशन?
अब बेटा देखो, अब मान लो ये नहीं समझ में आया, मान लो अपने बस की नहीं है ये समझना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो भी क्या दिक्कत हो गई बेटा, देखो ये तो मेरा तरीका है ना, मैं ऐसे सोचता हूं, ये 3r0/4 है, ठीक है भाई, और ये क्या, r0/4 और r पैरेलल में, तो r0/4 इंटू आर अपॉन r0/4 प्लस r, 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो V0 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 3r0/4 प्लस r0 अपॉन 4r प्लस r0, ये हो गया करंट, इंटू इसका पोटेंशियल डिफरेंस r0 अपॉन 4r प्लस r0, खत्म, मल्टीप्लाई कर दो इससे, बस खत्म बात, यही आंसर है। इसको नीचे ले जाओ, 4r प्लस r0 को, ये यहां से कट जाएगा, फिर यहां ले जाओ, अब एलसीएम बाजी कर लो। एक तरीका ये है मतलब ये इसमें थोड़ा सा बहुत लंबा नहीं है, मेरे को तो आर इन्फिनाइट करते ही समझ में आ गया था, नीचे वाले जो छोटा सा पोर्शन है आर के अलावा उसको छोड़ दो, और V0/4 दिख गया। और वैसे भी तो ये सेक्शन बी है, अगर मान लो लग रहा हो कि इसको देख के पॉटी निकल रही, छोड़ दो यार। अगले में क्या पूछा है, कह रहे ग्रेविटेशनल फोर्स, बेटा 12th में बच्चा आता है, स्कूल में क्वेश्चन सिखाया जाता है, जाने वाली, खड़े जाओ बस, नहीं खड़े जाओ बस, जी 12th में बच्चा आता है बेटा, उसको सिखाया जाता है रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। बेटा कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों का रेशियो बताना है। अगला क्वेश्चन तो मेरा फेवरेट है, परसेंटेज एरर का, अगर x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c होता है, तो a टाइम्स परसेंटेज एरर इन x प्लस b टाइम्स परसेंटेज एरर इन y प्लस c टाइम परसेंटेज एरर इन z प्लस, पर मेरी बात कौन सुनेगा तमन्ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 Q2 कितनी दूर दूर की पावर है, कौन ले रहा है भाई? 10 की पावर माइनस 19 होता है चार्ज, ये बात मालूम है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 38 बाय आर स्क्वायर अपॉन जी क्या होता है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, Q1 Q2 सॉरी M1 M2 मास, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक का 10 की पावर माइनस 31 में आता है, दूसरे का 10 की पावर माइनस 27, 31 और 27 कितना हो गया 58, 10 की पावर 20 आ गया, और 10 की पावर 11 और आ गया, और 10 की पावर 9, 10 की पावर 40 आता हो। क्या है, क्या बताना क्या है? हाँ बता रहा हूं, एक मिनट रुको। रेशियो ऑफ कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस ऑफ इतना, उससे तो मतलब ही नहीं, वो तो कट जाएगा। द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बाय जी बताना है, मैं फोर्स बता रहा हूं। अरे ऐसा भी पूछ सकते हो तुम, 9 इंटू 10 की पावर 9 और जी का रेशियो, जी क्या होता है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, 10 की पावर 20, मैंने सोचा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो पूछा है, के बाय जी का रेशियो पूछा है यार। अरे भाई चलो नेक्स्ट, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी। अच्छा बताओ लेंथ में परसेंटेज एरर कितने की है, 10 प्लस माइनस 0.1, 0.1 की एरर हो सकती है, 0.1 बाई 10 इंटू 100, ये कितना आ गया बेटा, कितना आ गया 1, लेंथ में परसेंटेज एरर 1% की, कोई पूछे टाइम में कितने की, 100 प्लस माइनस 1, 1 बाई 100 इंटू 100, दोनों में 1% की, दोनों में, तो जी में परसेंटेज एरर कितने की आएगी, परसेंटेज एरर इन जी इज 1 टाइम परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस 2 टाइम परसेंटेज एरर इन टाइम, तो 1 टाइम 1 प्लस 2 टाइम 1 3%। अभी कल ही परसों क्वेश्चन आया था, एरिया में परसेंटेज चेंज ज्यादा आएगा वॉल्यूम में ज्यादा आएगा, इसको पेपर को तो लग रहा है फाड़ के फेंक दें। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ यार,